नमस्कार, मैं श्याम रंजन पांडे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड योगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड, आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस से आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए उसी क्रम में, उसी रूप में आज मैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष की व्याख्या करूंगा, जो कि आपके एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अंतर्गत लॉजिकल रीजनिंग में उल्लेखित है। इस वीडियो को बनाने के उपरांत मैं आपके विषय से रिलेटेड अन्य विषयों पर भी प्रकाश डालूंगा। तो यदि आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उनसे लाभ प्राप्त कर सकें। तो मैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष की व्याख्या बड़ी ही सरल भाषा में, आसान भाषा में करूंगा, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रत्यक्ष शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुई है, प्रति जोड़ अक्ष, जिनमें से प्रति का अर्थ सामने, नियर और अक्ष का अर्थ आंख होता है। अतः यदि इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष की शाब्दिक परिभाषा को देखें तो हम पाएंगे कि प्रत्यक्ष उस ज्ञान को कहा जाता है जो हमारे आंख के समक्ष प्रस्तुत या उपस्थित विषय के द्वारा हमें होता है। किंतु प्रत्यक्ष की यह बड़ी ही संकीर्ण परिभाषा है, बड़ी ही सीमित परिभाषा है। वस्तुतः प्रत्यक्ष उस ज्ञान को कहा जाता है जो हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और उन ज्ञान इंद्रियों में सिर्फ आंख का ही स्थान नहीं है, बल्कि आंख के अतिरिक्त हमारे नाक, हमारे कान, हमारी जिह्वा, हमारे त्वचा एवं एक आंतरिक ज्ञान इंद्रिय के रूप में हमारे मन का भी योगदान होता है, उसका भी स्थान होता है। अर्थात किसी चीज को आंख से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है, किसी चीज का गंध नाक से लेना भी प्रत्यक्ष का रूप है, किसी ध्वनि को सुनना कान से, वो भी प्रत्यक्ष का एक रूप है, किसी स्वाद को चखना जिह्वा से, वो भी प्रत्यक्ष का एक रूप है, किसी चीज की अनुभूति करना त्वचा से, वो भी प्रत्यक्ष का एक रूप है, या सुख दुख आदि अनुभूतियों को ग्रहण करना मन से, वो भी प्रत्यक्ष का एक रूप है। यदि भारतीय तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष की परिभाषा पर हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय तर्कशास्त्र में न्याय दर्शन द्वारा प्रत्यक्ष की जो परिभाषा प्रस्तुत की गई है, उसी परिभाषा को प्रत्यक्ष की मूल परिभाषा माना जाता है, तथा उसी परिभाषा से संबंधित आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अतः आप लोगों को न्याय दर्शन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष की परिभाषा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए उसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष के रूप में उसे परिभाषित किया गया, जिनमें से इंद्रिय का अर्थ हमारा ज्ञान इंद्रिय, अर्थ का तात्पर्य विषय वस्तु या ऑब्जेक्ट, तथा सन्निकर्ष का तात्पर्य रिलेशन होता है। यानी कि हमारे ज्ञान इंद्रियों का विषय वस्तु के साथ जो रिलेशन होता है, जो सन्निकर्ष होता है, और उससे जो उत्पन्न ज्ञान होता है, उसे ही प्रत्यक्ष कहा जाता है न्याय के अनुसार। अब इसमें आपके लिए ध्यान देने की बात है कि हमारी ज्ञान इंद्रियों का उनके वस्तुओं के साथ किस प्रकार का रिलेशन होता है, किस प्रकार का सन्निकर्ष होता है, इससे भी संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्न इस पर निर्भर करते हैं। अतः हमारे ज्ञान इंद्रियों का उनके विषय वस्तुओं के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं, सन्निकर्ष कितने होते हैं। तो इस संबंध में न्याय दर्शन में कुल 6 प्रकार के सन्निकर्ष, 6 प्रकार के संबंध, 6 प्रकार के रिलेशन बतलाए गए हैं। इनमें से पहला सन्निकर्ष है संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त समवेत समवाय, चौथा समवाय, पांचवा समवेत समवाय एवं छठा विशेषण विशेष से भाव। संयोग सन्निकर्ष उस सन्निकर्ष को कहा जाता है जो बिना किसी माध्यम के ही हो जाता है। अर्थात संयोग सन्निकर्ष में
हमारी ज्ञान इंद्रिय का सन्निकर्ष या रिलेशन उसके विषय वस्तु के साथ बिना किसी माध्यम के हो जाता है, उसमें किसी मिडिल टर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हमारी आंख का सन्निकर्ष घड़े के साथ होना, हम यह जानते हैं कि जैसे ही हमारा आंख घड़े में पड़ता है वैसे हमें उसके घड़ेपन का हमें ज्ञान हो जाता है, घड़े का ज्ञान हो जाता है। फिर संयुक्त समवाय वह सन्निकर्ष है जिसमें हमें किसी विषय वस्तु का ज्ञान या हमारे इंद्रिय का किसी विषय वस्तु से सन्निकर्ष किसी माध्यम से होता है। जैसे घड़े में उपस्थित उसकी लालिमा का प्रत्यक्ष होना, हम जानते हैं कि घड़े में उपस्थित उसकी लालिमा का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए हमें पहले घड़े को देखना पड़ेगा, उसके बाद घड़े से सन्निकर्ष होने के बाद ही उसमें मौजूद उसकी लालिमा का ज्ञान हमें हो सकता है। यानी कि संयुक्त समवाय में एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें किसी माध्यम के आधार पर ही हमें सन्निकर्ष होता है, हमारे ज्ञान इंद्रिय का विषय वस्तु के साथ सन्निकर्ष होता है। फिर संयुक्त समवेत समवाय वह सन्निकर्ष है जिसमें हमारी ज्ञान इंद्रिय का विषय वस्तु के साथ एक से अधिक माध्यमों या सोर्स के साथ संबंध होता है। जैसे घड़े में उपस्थित उसके लालिमा की जाति लालपन का ज्ञान, जानते हैं कि पहले यदि हमें घड़े के लालपन का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले हमारे आंख का सन्निकर्ष घड़े के साथ होगा, फिर घड़े में मौजूद उसकी लालिमा के साथ होगा और फिर लालिमा की जाति के साथ हमारा सन्निकर्ष हो सकता है। अतः इस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि संयुक्त समवेत समवाय वह सन्निकर्ष है जिसमें हमारे ज्ञान इंद्रिय का संबंध या सन्निकर्ष विषय वस्तु के साथ एक से अधिक माध्यमों के साथ होता है और इसी सन्निकर्ष के द्वारा हमें किसी भी चीज के जाति का ज्ञान होता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जाति का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं तो आपका आंसर होगा संयुक्त समवेत समवाय से। फिर समवाय सन्निकर्ष वह सन्निकर्ष है जिसमें हमारी ज्ञान इंद्रिय का सन्निकर्ष वैसे विषय वस्तु के साथ होता है जो पहले से ही गुण के रूप में हमारे ज्ञान इंद्रिय में उपस्थित है, मौजूद है। जैसे शब्द का ज्ञान, जानते हैं कि शब्द हमारे कान का एक गुण है और वो पहले से ही हमारे कान में मौजूद रहता है। फिर समवेत समवाय क्या है? समवेत समवाय वह सन्निकर्ष है जिसमें हमारी ज्ञान इंद्रिय का सन्निकर्ष या संपर्क जिस विषय वस्तु के साथ हो रहा है उसकी जाति का ज्ञान हमें इसी सन्निकर्ष से होता है। जैसे शब्द चूंकि कान का एक गुण है और शब्द का जो जाति है शब्द तत्व उसका ज्ञान यदि हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें समवेत समवाय का सहारा लेना पड़ेगा, इस सन्निकर्ष का हमें सहारा लेना पड़ेगा। फिर विशेषण विशेष से भाव क्या है? इस सन्निकर्ष के द्वारा हमें किसी चीज के अभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमें किसी भी चीज के अभाव का ज्ञान कैसे होता है, तो उसके लिए आपका आंसर होगा विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष से। फिर यदि हम प्रत्यक्ष की प्रकारों की बात करें तो हम पाते हैं कि प्रत्यक्ष को एक दृष्टि से लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष के रूप में विभाजित किया गया है। फिर अलौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत भी बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और आंतरिक लौकिक प्रत्यक्ष को रखा गया है। बाह्य लौकिक का अर्थ यह है कि जिसमें हमें बाह्य ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा आदि के द्वारा। फिर आंतरिक लौकिक प्रत्यक्ष है जिसका अर्थ है कि जो ज्ञान हमें हमारे मन के द्वारा यानी कि आंतरिक ज्ञान इंद्रिय के द्वारा प्राप्त होता है उसे आंतरिक लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर अलौकिक प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष को कहते हैं जो हमारे साधारण ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता। और अलौकिक प्रत्यक्ष के भी 3 प्रकार हैं: सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का अर्थ वैसा प्रत्यक्ष या ज्ञान जो हमें बार बार देखे जाने वाली वस्तुओं के द्वारा होता है। हमें किसी के जाति का ज्ञान होता है, जैसे बहुत सारे गायों को देखकर उनमें मौजूद गौ तत्व का ज्ञान यानी कि उनमें सामान्य रूप से मौजूद उनके जाति का ज्ञान हमें सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष से ही होता है।
भिन्न भिन्न मनुष्यों को देखने के बाद भी उनमें सामान्य रूप से जो दिखता है हमें जाति मनुष्य तत्व, उसका ज्ञान हमें सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष से ही होता है। फिर ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, यह अपने नाम के विपरीत है। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का अर्थ वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसका अर्थ झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। अब आप पूछेगा कैसे, तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञान लक्षण में हमारी ज्ञान इंद्रियां अपने विषय से इतर यानी कि अपने विषय का अतिक्रमण करके दूसरे विषय का ज्ञान प्राप्त करती है। हम जानते हैं कि हमारे सभी 5 ज्ञान इंद्रियों के लिए या मन के लिए अलग अलग विषय वस्तु है, अलग अलग क्षेत्र है। जैसे देखना हमारी आंख का एक क्षेत्र है, किसी शब्द को सुनना हमारे कान का एक क्षेत्र है, किसी चीज का स्वाद चखना हमारी जिह्वा का एक क्षेत्र है। तो ज्ञान और उसी क्षेत्र के अनुरूप अगर हमारा ज्ञान इंद्रिय काम कर रहा है तो हमारा ज्ञान सही होगा, अन्यथा गलत होगा। किंतु ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में ऐसा काम नहीं हो पाता। हमारा आंख जो है वो सूंघने का काम करने लगता है, हमारा नाक जो है देखने का काम करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूर कहीं चंदन की लकड़ी टाइप का किसी लकड़ी को देखकर अगर हम कह दें, यानी कि सिर्फ आंख से देखकर कह दें कि वह चंदन की लकड़ी है, तो हमारा यह ज्ञान मिथ्या हो सकता है, गलत हो सकता है। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे समक्ष या दूर में जो मौजूद लकड़ी है वो चंदन का ही है। चंदन का स्पेशल गुण सुगंध होता है, उसे हम सूंघ के ही प्राप्त कर सकते हैं उसका ज्ञान। फिर उसी प्रकार से यदि हम दूर में रखे किसी बर्फ जैसे टुकड़े को देखकर बोल दे बर्फ है, तो भी हमारा ज्ञान गलत हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बर्फ जैसा ही दिखने वाला एक फिटकीरी भी होता है। यदि फिटकीरी को दूर से हम देख के बोल दे वो बर्फ है, तो हमारा ये ज्ञान मिथ्या होता है। इसी प्रकार के ज्ञान को ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मिथ्या ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से होता है, तो आपको उस उत्तर होना चाहिए ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के रूप में। फिर योगज लक्षण प्रत्यक्ष क्या है? योगज लक्षण प्रत्यक्ष वैसा प्रत्यक्ष है जो साधारण मनुष्यों को नहीं होता है, वो विशेष योगियों को ही होता है, जो योग के द्वारा हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को संयमित कर लिए होते हैं, उन्हें नियंत्रित कर लिए होते हैं, उन्हें ही योगज लक्षण प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। मेरी आशा है कि प्रत्यक्ष पर मेरे द्वारा की गई इस व्याख्या से आपको काफी लाभ होगा और आप इससे संबंधित अपने प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं अपने अगले वीडियो में आपके सिलेबस से रिलेटेड अन्य विषय पर वीडियो बनाऊंगा, तो आप चाहे तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।